मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम त्रिभुज सर्वांगक्षमता प्रतिबंध की बात करेंगे। हमारे पास त्रिभुज सर्वांगक्षमता अर्थात दो त्रिभुज सर्वांगक्षम कब होंगी, हम देख के बता सकते हैं। कब पहला प्रतिबंध हमारे पास आता है एस 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 का मतलब साइड, साइड मतलब भुजा, भुजा भुजा भुजा। यदि हम इसको हिंदी में लें तो भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। दो त्रिभुज जब सर्वांगक्षम होंगे जब उनकी तीनों भुजाएं आपस में समान होंगी या तीनों संगत भुजाएं। संगत भुजाएं का मेरा मतलब आप देखिए कि मैं दो त्रिभुज यहाँ पे ले रहा हूं। ये 5 सेंटीमीटर है मान लो, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4.2 सेंटीमीटर है मान लो ये है, और एक त्रिभुज मेरे पास ये है, ये है, और इसके अंदर हमें दे रखा है ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4.2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम होंगे? अब यहाँ पे यदि हम देखें इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसकी भी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है ना। इसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है तो इसकी भी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, और इसकी एक भुजा 4.2 सेंटीमीटर है तो इसकी भी एक भुजा 4.2 सेंटीमीटर है। अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के समान हैं, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांगक्षम होंगे। अब इसको लिखने का तरीका देख लीजिए। ABC है, ये है DEF। अब कौन से त्रिभुज सर्वांगक्षम होंगे हमें वो लिखने हैं, तो त्रिभुज ABC को ही मैं पहले ले लेता हूं। कौन से त्रिभुज के सर्वांगक्षम वो होगा, ये भी लिखने का तरीका है एक ABC। अब A से मैं B की तरफ गया, फिर मैं 4.2 पकड़ा मैंने। 3 वाली भुजा से 4.2, मतलब 3 वाली भुजा से 4.2। देखो 3 वाली भुजा से 4.2, पहले 3 वाली भुजा फिर 4.2 फिर 5, 3 वाली भुजा 4.2 फिर 5, मतलब FED त्रिभुज FED के। ये ध्यान से लिखना है आपको, कहीं आप इसको DEF लिख देंगे तो यहां पे प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि DEF में D 4.2 से शुरू होकर फिर 3 की तरफ जा रहा है, और ABC में A से शुरू होके यहां से 3 सेंटीमीटर से 4.2। इसको दूसरे प्रकार से मैं लिख सकता हूं, मान लो BCA ही मुझे लेना है। अब BCA त्रिभुज किसके सर्वांगक्षम होगी? BCA। अब 4.2 से फिर 5 की तरफ गया है, 4.2 से फिर 5 की तरफ, वो यहां से EDF के त्रिभुज EDF के। ये ध्यान से लिखना है आपको, क्योंकि यहीं पे हम कई बार गलती कर जाते हैं। जब आगे प्रश्नावली में प्रश्न करेंगे तो यहाँ बहुत सारी गलतियां हम करेंगे, तो यदि आपको ये समझ में आ गया तो वो गलतियां फिर हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रतिबंध हमारे पास SSS भुजा भुजा भुजा। ठीक है, दूसरा प्रतिबंध हमारे पास आता है SAS। S मतलब साइड, भुजा, जैसे कहा था। A फॉर एंगल, एंगल मतलब कोण, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। जिन दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं समान हो और संगत भुजा के बीच में कोण है, ये ध्यान रहे। देखो अब यदि मैं ये त्रिभुज ले रहा हूं PQR, और एक त्रिभुज मेरे पास ये है TLM। ये भुजा मान लो, ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, और इनके बीच का ये कोण है मान लो 70 डिग्री का है, और हमारे पास ये भुजा 6 सेंटीमीटर है और ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, और इनके ये बीच का कोण ये है 70 डिग्री का। अब इसको ध्यान से समझें कि दो भुजाएं हैं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और दो भुजाएं यहां भी 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, और इनके बीच का कोण बराबर है। इसको कोई भी नाम देंगे। देखो दोनों भुजाएं 4 और 6 के बीच का कोण है, यहां भी 4 और 6 के बीच का कोण है। यदि ये 70 डिग्री यहां से हटके यहां पे होता तो देखो दो भुजाओं के बीच में कोण है, यहां दो भुजाओं के बीच वाला वही कोण नहीं है, वो अलग है, तो यहां सर्वांगक्षमता की हम बात नहीं करेंगे। वो कोण कहां होना चाहिए? उनके बीच में होना चाहिए। ठीक है, और कौन सी त्रिभुज को हम सर्वांगक्षम लिखेंगे? त्रिभुज PQR किसके सर्वांगक्षम होगी त्रिभुज? अभी देखेंगे PQR।
अर्थात 4 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर की तरफ गए हैं कोण को करके, 4 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर की तरफ कोण को क्रॉस करके जा रहे हैं, तो एल एम टी त्रिभुज के सर्वांगक्षम ये त्रिभुज होगी। ठीक है, तो दूसरा सर्वांगक्षमता प्रतिबंध हमारे पास क्या आ गया, SAS, भुजा कोण भुजा। तीसरा सर्वांगक्षमता प्रतिबंध हमारे पास हो गया ASA। अब तो आप समझ ही गए होंगे, A फॉर एंगल, कोण, S फॉर साइड, भुजा, कोण भुजा कोण। अब इसमें भी देखो, यदि दो कोण संगत कोण समान है तो उनके बीच की भुजा बराबर होनी चाहिए। यदि हमारे पास दो त्रिभुज हैं इस प्रकार से, ये दो त्रिभुज हमें दे दिए, ये दे दिया ABCD आप ले लें और ये दे दिया PQR ले लें, तो हमें दे दिया कि ये वाला कोण है 50 डिग्री का और ये वाला कोण है 60 डिग्री का। अब मैं यहां पे ले रहा हूं, ये वाला कोण है 50 डिग्री का और ये वाला कोण है 60 डिग्री का, और ये भुजा 7 सेंटीमीटर, ये भुजा 4 सेंटीमीटर, ये भुजा 5 सेंटीमीटर। हमने अपनी मर्जी से इसको ले लिया, और यदि यहां देखता हूं मैं 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। इन दो कोणों के बीच में 4 सेंटीमीटर भुजा है और इन दो कोणों के बीच में 7 सेंटीमीटर भुजा है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम नहीं होंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। जब ये भुजा 7 सेंटीमीटर होगी ना, ये तो कुछ भी हो सकती है, हम बाद में देखेंगे इसको कितनी होगी या नहीं होगी, हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं है। हमें मतलब कहां से होगा कि दो कोणों के बीच वाली जो भुजा 7 सेंटीमीटर, दो कोणों के बीच वाली भुजा 7 सेंटीमीटर, वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो त्रिभुज ABC किसके सर्वांगक्षम होगा, ABC। मतलब हम 60 डिग्री से 50 डिग्री के कोण की तरफ आ रहे हैं, 60 डिग्री से 50 डिग्री के कोण की तरफ जाना है, उधर 50 से 60 की तरफ नहीं आना। तो 60 डिग्री के कोण से शुरू हुए हैं हम, यहां से ABC त्रिभुज पहले लिखेंगे, 60 डिग्री से शुरू हुए हैं तो Q त्रिभुज Q, फिर P और फिर R, ये त्रिभुज इसके सर्वांगक्षम होगी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और हमारे पास आ जाती है, कई बार वो यहां वाला कोण ना देके यहां दे देगा 70 डिग्री, ध्यान रहे। अब इसमें दोनों कोण बराबर ही नहीं है, लेकिन हमें ये चीज ध्यान में देखनी है कि 7 सेंटीमीटर वाली भुजा हमारे पास बराबर है, क्या उस पर बने दोनों कोण समान हैं। अब ये तो तीसरा तो अलग दे दिया इसने पीछे, तो हम क्या करेंगे, हम यदि त्रिभुज में दो कोण देखें तो तीसरा कोण बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। दो कोण क्या है, 120 डिग्री इनका जोड़ हो गया, 180 में से घटाएंगे कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। फिर हम 7 सेंटीमीटर की भुजा पे देखेंगे कि जो दोनों कोण बने हुए हैं 50 डिग्री और 60 डिग्री वो बराबर हैं। यदि वो बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगक्षम हैं। अर्थात एक अलग भी कोण दे दिया तो तीसरा कोण निकालना पहले आप देखना कि उससे भी सर्वांगक्षमता आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ASA कोण भुजा कोण सर्वांगक्षमता प्रतिबंध आ गया। और चौथे प्रकार का प्रतिबंध हमारे पास RHS, बिल्कुल अलग है इन सब से। S का मतलब आपको पता है साइड, R मतलब राइट एंगल, राइट एंगल मतलब समकोण, हाइपोटेनस, H फॉर हाइपोटेनस मतलब कर्ण। ये हमेशा समकोण त्रिभुज में ही होगा। समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री का होता ही, राइट एंगल तो हमारे पास आ गया। हाइपोटेनस का कर्ण समान होना चाहिए और एक साइड, कोई भी एक साइड बराबर होनी चाहिए। यदि हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं, ये वाले, ये देखो दो समकोण त्रिभुज हैं, दे दिया DEF, उसको दे दिया मैंने MNO। ठीक है, अब मान लो ये इसके बराबर कर्ण है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, यहां पे देखो, ध्यान से देखें, एक समकोण है, दोनों में समकोण है, और ये कर्ण देखो, त्रिभुज की भुजाओं पे एक डंडा जहां लगा होता है और दूसरे त्रिभुज में भी एक डंडा लगा होता है, इसका मतलब है कि वो दोनों क्या है, भुजाएं समान है। यहाँ इसमें मैंने 2 डंडे लगाए, यहाँ भी 2 डंडे लगाए, तो ये दोनों भी क्या है, समान है भुजाएं। ठीक है, ये संगत भुजाएं समान है। अब देखो, इसमें एक राइट एंगल है, पहला फॉलो हो गया। दूसरा कर्ण, राइट एंगल के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये भी बराबर है देखो। और फिर एक साइड, कोई भी एक साइड, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये सर्वांगक्षमता प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम होंगे। अब त्रिभुज सर्वांगक्षम कौन कौन से होंगे, DEF किसके सर्वांगक्षम होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, किसके सर्वांगक्षम होगा, DEF। मतलब हम पहले कर्ण की तरफ गए हैं, देखो इस भुजा से कर्ण की तरफ गए हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर जो देखो पहली और दूसरी,
एक डंडा लगा हुआ फिर दूसरे की तरफ, एक डंडा लगा हुआ फिर दूसरे की तरफ। देखो तो ओ एम एन त्रिभुज ओ एम एन के सर्वांगक्षम ये त्रिभुज होगी। कौन सी त्रिभुज? DEF। तो ये हमारे पास त्रिभुज सर्वांगक्षमता प्रतिबंध 4 प्रकार के हैं। पहला SSS, दूसरा SAS, तीसरा ASA और चौथा RHS। आशा है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इनसे संबंधित प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।